Hello everyone, I am Prerna, your mentor for UGC NET English Literature. I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छी होगी और इसी प्रिपरेशन को एज देने के लिए आपके जो भी मार्क्स प्रीवियस रीनेट एग्जामिनेशन में आए हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस क्रैश कोर्स जिसके 2 सेशंस हम ले चुके हैं लिटरेरी थियोरी के. दे आर रियली हेल्पफुल, सो डू वॉच दोज सेशंस. मेमोनिक से हमने बहुत सारी चीजें क्लास में ही याद कर ली हैं एंड नाउ वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम एफआर लुइस देखेंगे, ग्रेट ट्रेडिशन देखेंगे. मल्टीपल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स और ये सेक्शन ऐसा है कि जहां से क्वेश्चन हमेशा न्यू क्रिटिसिज्म से हमेशा क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में. और जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे PYQs वहां से हमारे सॉल्व होंगे. वी आर गोइंग टू ब्रिज दिस गैप. So do not miss out on this session and do watch the previous ones. And without any further ado, now we are going to get started with our session. But before we start, a short piece of information कि जो हमारा previous lecture था उसमें हमने क्लीन ब्रूक्स के बारे में बात की, उनके important works के बारे में बात की. तो ये वाला जो स्लाइड है ये विलियम एम्सन का हमारा आ गया था. तो जो लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स है इट इज बाय विलियम एम्सन. और जो हमारे क्लीन ब्रूक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि hearsay of paraphrase, ठीक है, टू समराइज समथिंग, ये वाला हम एक बार देखेंगे, वो मिस आउट हो गया था प्रीवियस क्लास में. ओके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके यही हैं कि जो hearsay of paraphrase यहाँ पर दिया गया है, इट टॉक्ड अबाउट क्लीन ब्रूक्स. इसका ये जो टाइटल है ये हमारा जॉन कीट्स के क्रिएशन अर्न और हमारे जॉन डन के कैनोनाइजेशन से लिया गया है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स. 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और 2 आपको उसमें से सॉर्ट करने पड़ेंगे कि कौन से हमारे ऑप्शन हैं. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. द टाइटल ऑल्सो कंटेन्स एन एल्यूजन. वो एल्यूजन भी कंटेन करता है टाइटल. यहाँ से इनके जो ये वाले हमारे वर्क्स हो जाते हैं. ठीक है, तो now we come back to F.R. Lewis. F.R. Lewis is one of the important writers, but why? F.R. Lewis का ये जो वर्क है, एक तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आ सकता है. न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, ठीक है, यहाँ ईयर याद रखना इनके वर्क्स के. देन वी हैव न्यू बियरिंग्स, देन वी हैव री इवेल्युएशन. ठीक है, देन वी हैव great, then we have pursuit. okay, the great tradition, the common pursuit. इसको हम थोड़ा सा मेमोनिक से याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. तो जैसा कि मैंने बताया था क्लास में रिवीजन करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे. सो देन वी हैव ओके, सो वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट एज. तो यहाँ पर हमारा न्यू बियरिंग से वी विल टेक बियर. ओके, then we have, okay, just a second. Beer has great pursuits. Okay, now you will not forget this. Beer has great pursuits. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? For beer we have new bearings in English poetry. For re-evaluation we have R, your re-evaluation. Then we have the great tradition and then we have the common pursuit. Common pursuit का जो टाइटल है वो T.S. Eliot के ट्रेडिशन एंड द वेस्टलैंड से लिया गया है. F.R. लुइस T.S. एलियट से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे. ओके, T.S. एलियट से वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. थोड़ा सा देख लेना. मेमोनिक से बस ये होता है कि थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेंशन हमारा हो जाता है तो हमें थोड़ा सा हेल्पफुल होता है. तो न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री टॉट हाउ टू रीड वेस्टलैंड. इनमें इन्होंने बताया कि हम वेस्टलैंड को कैसे और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं. फिर हमारा रीवैल्यूएशन आता है द ग्रेट ट्रेडिशन. 1948 ईयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेट ट्रेडिशन. देन देयर इज अ नोट फाउंड. ओके, ही फाउंड अ जर्नल स्क्रूटिनी, ठीक है, विथ क्वीन डोरोथी लुइस. ठीक है, क्योंकि वो उनकी वाइफ थी. स्क्रूटिनी इट इज अ क्वार्टरली रिव्यू. ठीक है, क्वार्टरली रिव्यू जर्नल था. एडिटेड क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स. एडिटेड बाय F.R. लुइस एंड देन इट हैज L.C. नाइट्स.
इन्होंने इसको एडिट किया था और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। और ये जो है हमारे कैम्ब्रिज स्कूल के साथ भी कनेक्टेड हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि स्कूल्स बहुत सारे आएंगे, उनके मेंबर्स आएंगे, तो हमने अमेरिकन और शिकागो स्कूल के मेंबर्स हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से याद किए थे। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास देखी है, डू राइट डाउन द मेंबर्स ऑफ शिकागो स्कूल और स्कूल ऑफ ग्रुप। और वो लोग एरिस्टोटल से इंस्पायर्ड थे और वो अगेंस्ट न्यू क्रिटिक्स के, तो उनका भी एक मेमोनिक मैंने बताया है। और ब्रिटिश राइटर्स न्यू क्रिटिसिज्म है और अमेरिकन राइटर्स के भी डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स सी हाउ विजिलेंट एंड हाउ अटेंटिव यू गाइज आर इन द सेशंस। ठीक है, जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको रिकॉल होगा, आपके लिए ही हेल्पफुल है ये। ठीक है, जितना आप कमेंट करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन होगा। ओके, हाउ इज एफआर लुइस डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यू क्रिटिक्स? उससे पहले हम एक बार कैम्ब्रिज स्कूल देख रहे थे। द लीडर्स वर आयर रिचर्ड्स, एफआर लुइस, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड रिचर्ड्स प्यूपिल विलियम एम्सन। ठीक है, तो जो भी कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़े हुए थे, जैसे कि विलियम एम्सन हो गए, एफआर लुइस हो गए, तो ये सब लोग जो थे ये कैम्ब्रिज स्कूल से एसोसिएटेड थे। हाउ डिड एफआर लुइस वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यू क्रिटिक्स? ये दूसरों से कैसे डिफरेंट थे? क्योंकि टीएस इलियट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। हमारा न्यू क्रिटिसिज्म वैसे भी टीएस इलियट और मैथ्यू आर्नल्ड को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, बिकॉज ये लोग ऑब्जेक्टिविटी पे फॉलो करते थे। ये लोग कहते थे कि हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इन सब चीजों में नहीं जाना है, हमें पहले ऑब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। और यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट प्रोसेस है न्यू क्रिटिसिज्म का, वो इसी पर पूरा फोकस्ड है, रूटेड है। Highly inspired by T.S. Eliot, although F.R. Lewis agreed with the idea of new critics, but he said poem is not self-sufficient and cannot be isolated from society, culture and tradition. Okay, उन्होंने न्यू क्रिटिक्स के साथ अग्री किया था, बट ही सेड कि हमें सोसाइटी, कल्चर और ट्रेडिशन से कंप्लीटली हम आइसोलेटेड नहीं हो सकते। जैसे कि टीएस इलियट का भी एक वर्क है, टीएस इलियट इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये भी बताया गया है कि ट्रेडिशन से हमारे वर्क्स कैसे इंस्पायर्ड होते हैं। सो इट इज लाइक सेल्फ सफिशिएंट एंड कैन नॉट बी, तो इन्होंने नॉट बोल दिया इस चीज को। एंड कल्चर ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं वो चीजें कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं वो चीजें रूटेड है। नाउ वी गेट बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ग्रेट ट्रेडिशन। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन में आपको याद आएगा ये लेक्चर कि मैंने बहुत फोकस करके, मैं बहुत एम्फेसाइज करके, पेन लेके ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो सेक्शंस है जो मैं बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस आउट मत करना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। Concepts given by F.R. Lewis. Here he talks about what he meant by great tradition. He says ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब होता है कि बहुत ग्रेट राइटर्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो वर्क है वो उनसे इंस्पायर होता है, सो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी रिफाइंड। और इन्होंने वो राइटर्स भी बताए हैं जिनको हमें कंप्लीटली बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ओके, तो कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत ज्यादा हमें जिनको फॉलो करना जरूरी है? दे आर जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड। ठीक है, ये वाले जो हमारे राइटर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। दीज आर 4 ग्रेट नॉवेलिस्ट अकॉर्डिंग टू एफ.आर. लुइस। इनके अकॉर्डिंग ये 4 ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं और इट इंक्लूड्स D.H. लॉरेंस इन द लिस्ट। तो अब इसको मेमोनिक से याद कर लेते हैं। देखो, वी हैव जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, ठीक है, जोसेफ कॉनरेड। तो मैंने इसको किस तरीके से याद किया था? वी हैव जी, वी हैव जे। ओके, सो जॉर्ज, जेम्स एंड देन वी हैव जेन। ओके, तो मैंने इसको एंड देन वी हैव जोसेफ कॉनरेड। वी हैव 3J। ठीक है, तो जैसे RJ होता है, RJ में R हटा के G कर लेना। ठीक है, G एंड देन वी हैव J3, G एंड देन वी हैव J3। जॉर्ज,
ठीक है, जॉर्ज इलियट, एंड वी हैव 3J. 1J इज जेन ऑस्टिन, हेनरी जेम्स, एंड देन वी हैव जोसेफ कॉनरेड. ठीक है, तो जे से याद रखना हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड एंड जेन ऑस्टिन, एंड देन वी हैव जॉर्ज इलियट. तो ये ग्रेट ट्रेडिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स इसमें बताए गए हैं. इट इंक्लूड्स D.H. लॉरेंस एज वेल. D.H. लॉरेंस को भी ये इंक्लूड करते हैं लिस्ट में. Great tradition refers to the writers following the guidelines of the great writers, and the writer is supposed to be following great tradition. He believed Austen to be the center of English tradition, and if anyone appreciates her work, Austen को उन्होंने center of English tradition बोला था. Just a second. Where is Jane Austen? Here. Center of English tradition, which is a very good position to be in, जो कि हमारे F.R. लुइस ने इनको दी थी. तो जो हमारी जेन ऑस्टिन है, इसमें इनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रेफरेंस दी है in terms of great tradition. If anyone appreciates her work and learns from her, person also gets included in the great tradition. तो अगर हम जेन ऑस्टिन को फॉलो करते हैं according to F.R. लुइस of New Criticism, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अब F.R. लुइस कौन से ग्रुप से कनेक्टेड थे? ब्रिटिश ग्रुप से F.R. लुइस कनेक्टेड थे. हमारे न्यू क्रिटिसिज्म वाले ग्रुप में हमने टी लीव से याद किया था, जिसमें हमारा टी फॉर टी.एस. एलियट, ई हमारा ए से वी हैव आई रिचर्ड्स, ई से हमारा विलियम एम्सन था, एंड लीव से वी हैव F.R. लुइस. सो दीज ऑल राइटर्स आर कनेक्टेड टू टी लीव्स, the short mnemonic for them, and these are connected to British writers of new criticism. And how we can remember them, that they are Britishers, because Britishers ने इंडिया में आके सबसे ज्यादा टैक्स टी प्लांटेशन से किया था कलेक्ट. तो इस मेमोनिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो. और याद रखना ये वाला मेमोनिक है, ठीक है, कोई मैं रियल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रही हूँ. तो थोड़ा सा रिटेंशन के लिए आई मेड दिस मेमोनिक. प्रीवियस क्लास में और भी अच्छे से बताया, एक बार जाके स्विच करके देख लेना. और जिन्होंने देख लिया है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन शिकागो राइटर्स एंड द अमेरिकन राइटर्स एज वेल. ठीक है. ही सेज ही हैज एक्सक्लूडेड थॉमस हार्डी एंड चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, एक्सेप्ट हार्ड टाइम्स. अब ये भी क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स डिकेंस को F.R. लुइस ने एक्सक्लूड कर दिया था, बट क्या हार्ड टाइम्स को भी किया था? नहीं, हार्ड टाइम्स को उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया था. ओके, हार्ड टाइम्स को उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया था. Lewis attempted to set out this conception of proper relation between form, composition, moral interest, art, life, ठीक है, इन सब चीजों का उन्होंने रिलेशन बताया था. He says that we can only approach a text with a set of standards, and if a text matches with the set of standards, we can say that the text is real. Okay, we can say that the text is real. He says that we can only approach a text with a set of standards, जो उन्होंने बताए कि ये वाले सारे राइटर्स हैं, इनको हमें फॉलो करना है, and then the text is said to be great. Then we have another set of writer which is Wimsatt and Beardsley. उनका जो मेजर वर्क है वो वर्बल आइकन है. क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है, पर ग्रेट ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं. एक्सक्लूड किनको किया था उन्होंने? चार्ल्स डिकेंस को एक्सक्लूड किया था और थॉमस हार्डी को किया था. हार्ड टाइम्स को उन्होंने इंक्लूड किया था. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ठीक है, मार्क कर लेना. क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, फिर परेशान मत होना. इसका सबटाइटल इंपॉर्टेंट है, स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री. सबटाइटल्स हमने इससे पहले भी पढ़े, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का द स्टडी ऑफ पोएट्री, उनका सबटाइटल पढ़ा हमने. उसके बाद क्लीन ब्रूक्स के वर्क में हमने सबटाइटल पढ़ा, और एक हमारा सबटाइटल आया है वर्बल आइकन का, जिसमें स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री. इनके सबटाइटल्स में कंफ्यूज मत होना, एक बार लेक्चर को रिवाइंड करके देख लेना. टॉक्ड अबाउट टू कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में उन्होंने बात की है, intentional fallacy and affected fallacy. Note here the emphasis is given that the text is an independent entity of both the author and the reader. The merit or meaning of the text is inherent in the text and not attributed either to the author or the reader. इसमें हम intentional और affected fallacy के बारे में बात करेंगे. Intentional fallacy क्या होती है? इंटेंशनल फैलेसी में होता है जब हम ऑथर के इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हैं. हम सोचते हैं कि ऑथर ने किस इंटेंशन से कोई भी वर्क लिखा है, हम उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, ठीक है. हम
जो ऑथर का इंटेंशन है, और उससे क्या होता है कि हमें ऑथर का इंटेंट भी एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है और हम मिसगाइड हो जाते हैं. A kind of mistake that people do by deriving meaning of the text in terms of author feeling, emotion and his biography and emotion. Okay, affected fallacy क्या होती है? Feeling of the author. An error of judgment or evaluation on the basis of its emotional effects on reader. Emotional effect जब हम reader का देखने लगते हैं, trying to know the emotional effect on readers, we try to know what kind of इमोशनल इफेक्ट दैट द टेक्स्ट हैज ऑन रीडर्स. हम ये देखते हैं कि रीडर्स पे क्या इफेक्ट है. तो ना तो हमें ऑथर पे जाना है, ना ही हमें रीडर पे जाना है या फिर फीलिंग ऑफ ऑथर पे जाना है. हमें सिर्फ और सिर्फ, हम जब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में हम तब भी बात करेंगे. एन एरर ऑफ जजमेंट और इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल. ठीक है, तो ये हमारा इमोशनल अपील के बारे में बात करता है और ये हमारा इंटेंशन के बारे में बात करता है. Okay, then we have Alan Tate, right? The man of letters in the modern world, 1955, concepts given by Alan Tate. इसमें डिनोटेटिव हमारे मीनिंग है और कॉनोटेटिव मीनिंग है हमारे. डिनोटेटिव मीनिंग कौन से होते हैं? जब भी हम डिनोटेटिव मीनिंग की बात करते हैं, डिनोटेटिव का मतलब होता है सरफेस के बारे में बात करना, कोई भी सरफेस मीनिंग जो हमारा होता है. कॉनोटेशन का मतलब होता है जब हम डीपर में जाते हैं, किसी का इंटरनल मीनिंग, इमेजरी, मेटाफर या फिर कोई भी हमारी जो थीम उससे रिलेटेड होती है, उसे हम कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी रूम में एंटर हुए और उसकी वॉल्स का जो कलर है वो ब्लू कलर की वॉल्स है, तो उसका लिटरेरी मीनिंग जो होता है, यूजुअली जो ब्लू वॉल्स हैं उन्हें हम सोचते हैं, ब्लू कलर लिटरेचर में डिनोट करता है सैडनेस या फिर समथिंग विच इज ग्लूमी. ओके, सैडनेस और ग्लूमीनेस को वो पोर्ट्रे करता है. तो हमारा ये कॉनिटेटिव मीनिंग हो गया. पर डिनोटेटिव मीनिंग अगर हम फैक्ट्स को देखें तो हम इतना सब कुछ नहीं समझ पाएंगे. जैसे कि देयर आर 365 डेज इन ए ईयर, ये सारी चीजें हमारी डिनोटेशन में आ जाती हैं, फैक्ट्स पे आ जाती है. 12 मंथ्स इन अ ईयर, 4 सीजन्स, ओके, 7 डेज इन अ वीक. तो इस तरीके से हम डिनोटेटिव मीनिंग को देखते हैं. एलन टेट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेंशन इन पोएट्री. टेंशन इन पोएट्री का मतलब व्हाट इज नॉट सो गुड और व्हाट इज बैड इन अ पोएट्री. ठीक है, क्या चीज लो लेवल की है, क्या चीज हाई लेवल की है. ओके, गुड बैड के बारे में हम बात करते हैं. हम इंटेंशन एक्सटेंशन को देखेंगे इसमें, एंड हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी की है पोएम, उसके बारे में हमें ये बताती है. So we are going to see these two meanings, which is intention and extension. Let's have a look at them. Intention मतलब होता है internal meaning. ठीक है, कोई भी जब हम किसी भी internal meaning पर हम आ जाते हैं. Connotative, hidden meaning, जैसे कि मैंने बताया. अब मैं बोलूँ that I went out of my house and there was scorching heat, sun was on top of my head. So easily आप ये decipher कर सकते हैं that I am perspiring the way I am describing that it was so hot, sun was on top of my head. ठीक है, तो ये कॉनोटेटिव मीनिंग हो गया, इंटरनल मीनिंग हो गया. अब एक्सटेंशन वाले मीनिंग कौन से हो जाते हैं, जो कि आपको सामने देख के पता चल गए दैट दैट शी वाज गोइंग आउट, व्हाट शी वाज वेयरिंग, या फिर जो भी कुछ बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही डायरेक्ट चीजें जो कि हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, डायरेक्ट लैंग्वेज में पता चल जाती हैं. सरफेस मीनिंग ऑफ द पोएम. एक्सटेंशन, अ काइंड ऑफ सुपरफिशियल मीनिंग इन द पोएम विदाउट एनी एल्यूजन, मेटाफर और इमेजरी. ठीक है, so that's it for new criticism. We're almost done with the writers. Now next we are going to come up with structuralism. Before structuralism, एक बार formalism को हम देख लेंगे. And if you did like the session, do like, share and subscribe with your friends. अपने friends को share कर देना session, because sharing is caring. और मुझे बताना comment section में कि और कौन से videos आप चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ, कौन से important या difficult topics आपको उनमें problem हो रही है. So do let me know in the comment section how did you like it, and stay tuned on my channel for more useful videos and more useful content like this. Thank you so much. Have a good day and have a